हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम सीख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट और नए टर्म्स सीखेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम डायलेक्ट से। डायलेक्ट पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो डायलेक्ट क्या होता है? फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप। तो डायलेक्ट क्या है? भाषा नहीं है, भाषा का एक रूप है जिसको हम बहुत ही इजी वे में अगर मैं बोलूँ तो हम बोली कह देते हैं कि बोली है। तो आपको बस ये याद रखना है कि डायलेक्ट जो है वो भाषा नहीं है, बोली है, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। इसी पे क्वेश्चन बना है और इसको बोलने वाले कौन होते हैं? पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप में जो लोग होते हैं वो इसको बोलते हैं। और डायलेक्ट की अगर विशेषताओं की बात करें कि इसमें क्या ऐसा डिफरेंट होता है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो बोलने का तरीका होता है, लहजा होता है, वो एकदम अलग होता है। इसकी ग्रामर अलग होती है और वर्ड चॉइस यानी वोकैब कह सकते हैं वो भी अलग होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे हिंदी ही ले सकते हैं। हिंदी की ही अपनी बहुत सारी बोलियां हमें देखने को मिलती हैं। भाषा वो हिंदी रहती है लेकिन बोली जो है वो बदलती रहती है। तो उसमें जो वर्ड्स भी हमें देखने को डिफरेंट मिलते हैं लोगों से और उसको किस तरीके से बोलते हैं वो भी डिफरेंट देखने को हमें मिलता है किसमें? डायलेक्ट में। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डायट्राइब। ये क्या है? इट इज़ अ वायलेंट और बिटर क्रिटिसिज्म ऑन समथिंग और समवन। यानी क्रिटिसिज्म का बहुत ही वायलेंट वे है जिसमें हम किसी वर्क को या किसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? डायट्राइब। और ये यूज़ कैसे होता है लिटरेचर में? यूज्ड एज अ वर्बल अटैक अगेंस्ट अ पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और अ पर्टिकुलर बिहेवियर। यानी ये एक वर्बल अटैक है। ये किसी पर्सन पे भी हो सकता है, एक ग्रुप पे भी हो सकता है, किसी एक संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन पे भी हो सकता है और किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर पे भी ये वर्बल अटैक हो सकता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि डायट्राइब क्या है? एक बिटर और वायलेंट क्रिटिसिज्म है जो कि किसी व्यक्ति पे भी हो सकता है और किसी चीज़ पे भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डाइकोटमी। ये एक ग्रीक वर्ड डिक्टोमिया से मिलकर के बना है जिसका मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइडिंग इन टू। ये एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जो क्या करती है? किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। सो अ टेक्निक दैट डिवाइड्स अ थिंग इनटू टू इक्वल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट्स और बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स। तो ये क्या कर रही है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है या फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट में डिवाइड कर देगी या फिर एकदम अपोजिट ग्रुप में डिवाइड कर देती है। बेसिकली क्या कर रही है? दो चीज़ों में डिवाइड कर रही है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए अपनी स्टोरीज़ और प्ले में, जैसे कि गुड इविल। अब ये क्या है? दो अपोजिट चीज़ें हैं जो कि डिवाइड की गई हैं, सोल बॉडी, रियल इमेजिनरी, हेल हेवन। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डाइडेक्टिसिज्म। ये क्या है? ये भी एक लिटरेरी टेक्निक है और इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे नॉवेल्स में या प्लेज में देखने को मिलता है हमें। तो डाइडेक्टिसिज्म क्या है? एक तरीके की फ़िलॉसफी है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है? कुछ नॉवेल्स आपने देखे होंगे वो ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। उसका जो मैटर होता है बहुत रियलिस्टिक होता है और उसमें हमें ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं जो कि सिर्फ रीडर या फिर ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए या फिर एक किसी चीज़ को ग्रेसफुल दिखने के लिए ज़बरदस्ती डाला गया है। तो ये ग्रेसफुल और प्लीजिंग जो डिटेल्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डाली जाती हैं, रियलिस्टिक चीज़ें डाली जाती हैं। तो इसी को जो है हम कहते हैं डाइडेक्टिसिज्म। तो ऐसी नॉवल जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, रियलिज़म देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे इस नॉवल को? कि ये डाइडेक्टिसिज्म से भरी हुई है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डर्ज। डर्ज में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है और इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एलिजी का एक शॉर्ट फॉर्म है डर्ज। डर्ज क्या है? अ शॉर्ट एलिजी इंटेंडेड टू बी संग, यानी गाने के लिए जो है लिखा जाता है डर्ज को। और इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर तो शेक्सपियर का जो वर्क है सिम्बलिन, इसमें हमें देखने को मिलता है फियर नो मोर फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डिस्कोर्स। अब इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि इसकी डेफिनेशन ही फौकॉल्ट ने दी है तो क्वेश्चन तो ज़्यादातर यहीं से बन जाता है। बाकी ये है क्या, इस पर भी देख लेते हैं हम।
तो डेफिनेशन जो है डिस्कोर्स की फुकॉल्ट ने दी थी कि क्या है, एक सिस्टम है जो कि किस पे बना हुआ है, थॉट्स पे, आइडियाज़ पे, एटीट्यूड्स पे एंड कोर्स ऑफ एक्शन, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस दैट सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्ट द सब्जेक्ट एंड द वर्ड्स ऑफ विच दे स्पीक। यानी एक ऐसी फ़िलॉसफी, एक ऐसा सिस्टम जो कि किस पे बना है, थॉट्स पे बना है, आइडिया पे बना है, एटीट्यूड पे बना है, एक्शन पे बना है, ऐसी मान्यताओं पे बना है जो कि एक सब्जेक्ट क्रिएट करता है जिस पे जो है लोग बोलते हैं। ये क्या है, डेफिनेशन है डिस्कोर्स की। किसने दी थी, फुकॉल्ट ने। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये टर्म किसने दिया था, कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे बन चुका है। तो इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था टी.एस. इलियट ने अपने एक एस्से में। एस्से का नाम क्या था, द मेटाफिजिकल पोएट्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहीं से बना है कि ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया, टी.एस. इलियट ने। किस में किया, अपने एक एस्से में। एस्से का टाइटल क्या था, द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो टी.एस. इलियट का मानना क्या था, टी.एस. इलियट बिलीव्ड दैट मेटाफिजिकल पोएट्स हैड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दे कुड फील देयर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ओडोर ऑफ अ रोज। यानी जो मेटाफिजिकल पोएट्स जो होते थे उनके अंदर एक यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी थी, यानी कि वो फील कर पाते थे, महसूस कर पाते थे अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। जितनी जल्दी एक इंसान एक गुलाब का जो खुशबू है वो सूंघ सकता है, इतनी ही जल्दी वो क्या है, अपनी फीलिंग्स को महसूस कर पाते थे और उनको एक्सप्रेस कर पाते थे। बट बाद में 17th सेंचुरी में क्या हुआ, अब ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रोमांटिक पोएट्स की बात कर रहे हैं। So in the 17th century, a dissociation of sensibility set in. There were romantic poets who could only feel, यानी रोमांटिक पोएट्स क्या करते थे, वो सिर्फ फील कर पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। इन दिस पोएट्री इंटेलेक्चुअल थॉट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग एंड देन विक्टोरियंस, टेनिसन एंड ब्राउनिंग हु कुड ओनली थिंक। और बाद में रोमांटिक के बाद क्या है, ये विक्टोरियन पोएट पे भी बोलते हैं कि टेनिसन और ब्राउनिंग का क्या था, ये सिर्फ सोच पा रहे थे। रोमांटिक पोएट क्या कर पा रहे थे कि वो सोच तो ले रहे थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो खाली फील कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उनके अंदर एक यूनिफिकेशन था, वो सोच भी पा रहे थे, फील कर पा रहे थे और एक्सप्रेस भी कर पा रहे थे। तो उनके अकॉर्डिंग जो मेटाफिजिकल यानी जो अर्लियर ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, दे वर एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स थ्रू विद एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग, यानी जो वो एक्सप्रेस करते थे, क्या करते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस के थ्रू वो एक्सप्रेस कर देते थे। लेकिन जो बाद के पोएट्स थे उनका क्या था कि वो सिर्फ फील कर पा रहे थे लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो उनके अंदर एक सेपरेशन देखने को मिलता है हमें फीलिंग और थॉट का। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डोपलगैंगर। ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है टर्म। इसका मतलब क्या है, तो ये जर्मन वर्ड से मिलकर के बना है जिसका मतलब होता है लुक अलाइक, यानी देखने में एक जैसा, और डबल वॉकर। तो लिटरेचर में इसका यूज़ जो है वो घोस्ट के लिए दिखाया जाता है कि किसी का भूत दिखाना होता है तो क्या करते हैं, उसी पर्सन की तरह दिखने वाला एक कैरेक्टर जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर एक शैडो दिखा देते हैं। लेकिन आजकल जो ये बहुत फेमस टर्म यूज़ हो रही है, ये किस सेंस में हो रही है, तो ये उस पर्सन के लिए बोल देते हैं कि ये उसका डॉपलगैंगर है जो कि उसकी तरह दिखता है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डबल एंटेंड्रे। अ फ्रेज और अ फिगर ऑफ स्पीच दैट माइट हैव मल्टीपल सेंसेस और इंटरप्रिटेशंस और टू डिफरेंट मीनिंग्स और कुड बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वे। यानी कोई ऐसा फ्रेज़ या फिर एक फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम कह सकते हैं, जिसके हमें बहुत सारे मतलब देखने को मिले, इंटरप्रिटेशंस देखने को मिले, दो अलग अलग मीनिंग देखने को मिले, या फिर जिसको दो अलग तरीक़ों से भी समझा जा सकता हो। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या है, एक बैड प्लेस के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी एक ऐसा इमेजिनरी दुनिया जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है। डिस्टोपिया इज़ अ वर्ल्ड इन विच एवरीथिंग इज़ इम्परफेक्ट, यानी कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं है, एंड एवरीथिंग गोज़ टेरिबली रॉन्ग, और सब कुछ जो है बहुत ही गंदे तरीके से जा रहा है। डिस्टोपियन लिटरेचर शोज़ अ नाइट पेरिश इमेज अबाउट व्हाट माइट हैपन इन नियर फ्यूचर। तो डिस्टोपिया में क्या है, लिटरेचर में इसको कैसे डील करते हैं, एक बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही डरावने तरीके से दिखाया जाता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड, और साथ ही साथ ये भी इमेजिन किया जाता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि दुनिया ऐसी हो। और डिस्टोपिया क्या है, एक बहुत ही बुरी जगह है, इमेजिनरी है, जिसको देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वहाँ पे सारी ही चीज़ें गलत तरीके से हो रही हैं और बहुत ही इम्परफेक्ट है। तो इसमें थीम जो है हमें देखने को मिलती है रिबेलियन, ऑपरेशन, रिवोल्यूशन, डिज़ास्टर, वॉर्स,
और ओवर पॉपुलेशन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें आज के टाइम पे भी देखने को मिलने लगी हैं अपने इस वर्ल्ड में। अब डिस्टोपिया वर्ड सुन के आपके दिमाग में यूटोपिया भी आया होगा, तो डिस्टोपिया का अपोजिट जो है वो यूटोपिया है। यूटोपियन वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत ही अच्छी दुनिया की जो है इमेजिनेशन होती है माइंड में, कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छी दुनिया होगी, सब कुछ बहुत परफेक्ट जा रहा होगा। और वो भी क्या होता है, इमेजिनरी होता है, रियल में नहीं होता है। और डिस्टोपिया क्या है, अपोजिट है यूटोपिया का। डिस्टोपिया क्या है, बहुत ही बेकार जगह, इमेजिनरी दुनिया जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बहुत ही बुरे तरीके से जा रहा होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सारे ही टर्म्स बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और टर्म्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।